Hello friends, myself Deepak Mandal and welcome on our YouTube channel The SM Academy। तो दोस्तों 9th में आपने मैथ्स में दो पार्ट देखा था, पार्ट 1 पार्ट 2। उसी तरीके से 10th में भी हम लोग दो पार्ट देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 यहाँ पर रिलेटेड है अलजेब्रा से, जिसमें हम लोग इक्वेशंस, अलग अलग टाइप के इक्वेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक के कांसेप्ट देखेंगे। और जो पार्ट 2 है वो रिलेटेड है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, थ्योरम्स देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट देख सकते हैं और मेंसुरेशंस के पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हम लोग पार्ट 1 के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है ना। तो पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 1 में फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले, डिस्कस करने वाले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है और कितने वेरिएबल के ऊपर बात करने वाले हैं? दो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स है। नाउ सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे ऐसे इक्वेशंस के जिसकी डिग्री 2 है, जिसका पावर 2 है और जिसका भी वेटेज है 12 मार्क्स। जो थर्ड लेसन है हम लोगों का, थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसका वेटेज है 8 मार्क्स। जो फोर्थ लेसन है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका भी वेटेज है 8 मार्क्स। फिफ्थ लेसन है प्रोबेबिलिटी, उसका भी वेटेज 8 मार्क्स है। और जो लास्ट लेसन है स्टैटिस्टिक, इसका वेटेज है 12 मार्क्स। तो टोटल 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 12, टोटल जो वेटेज है वो है 60 मार्क्स। तो आप सोचोगे अरे पेपर तो 40 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों जो 60 मार्क्स है ये विद ऑप्शन है। जो मैथ्स वन का जो पेपर बनेगा विद ऑप्शन, 5 में से आपको कोई 3 करना रहेगा, 3 में से कोई 2 करना रहेगा। तो वैसे विद ऑप्शन टोटल 60 मार्क्स का पेपर हमारा फॉर्म होता है, बनता है। लेकिन विदाउट ऑप्शन अगर हम बात करें तो पेपर कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का आपका मैथ्स 1 होगा, 40 मार्क्स का आपका मैथ्स 2 होगा। और जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल मतलब वो आपके स्कूल के हाथ में होता है। तो 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपका होता है प्रैक्टिकल बेस। प्रैक्टिकल बेस मतलब वहां पर आपको 3 क्वेश्चन, मतलब आपको 4 क्वेश्चन देंगे, 4 में से कोई आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। हर एक क्वेश्चन का के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 15 मार्क्स होता है आपका प्रैक्टिकल के ऊपर और जो 5 मार्क्स होता है वो आपके होते अटेंडेंस के ऊपर और जो भी नोटबुक्स या असाइनमेंट या सबमिशन जो भी आपका थ्रू आउट ईयर रहेगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके ऊपर आपका 5 मार्क्स रहेगा। तो इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का आपका रिटन होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरीके से टोटल मैथ्स का 100 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग पढ़ने वाले मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर रूल। सेकंड चीज देखने वाले हम लोग इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो भी इक्वेशंस है, जो भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में यूजेस किया, उसके एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। नाउ फर्स्ट अपन हम लोग देखेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है? An equation which contain two variable and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in two variable। ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल होगा और उस दोनों वेरिएबल की जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, वो मैक्सिमम कितनी होगी? 1। अगर ऐसा इक्वेशन हमें दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो वैरी होता है। जैसे अगर हम नंबर्स के ऊपर बात करें कि 1 2 5 10, तो उसकी वैल्यू फिक्स है कि 10 मतलब इतना अमाउंट, 5 मतलब इतना अमाउंट। लेकिन वेरिएबल की कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होती। वेरिएबल मतलब वो हर बार वेरी हो सकता है। इसीलिए हम लोग वेरिएबल को जनरली इंडिकेट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर से, A B C X Y Z। हम लोग कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax by c = 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पर जो abc है, abc ये रियल नंबर है और abc रियल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए सेम टाइम पे। क्यों? अगर a और b की वैल्यू 0 हो गई, अगर a और b की वैल्यू 0 हो गई, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 * x, एक पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 * y, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कंडीशन बोला है कि हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो ax by c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन a और b की वैल्यू सेम टाइम पे 0 नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए, 7 इक्वेशंस दिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो हमें क्या देखना है
कि वहां पर दो वेरिएबल है या नहीं, और अगर वेरिएबल है तो उसका पावर 1 ही होना चाहिए, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, -1 -2 कुछ नहीं चलेगा। अगर वो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो उसका मैक्सिमम पावर, उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 1। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल है, पहला इक्वेशन है 4m + 3n = 12। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल यहाँ पे एक m है, एक m है और दूसरा n है, एक m और दूसरा n है। तो ये है क्योंकि दोनों का पावर भी 1 है, पावर 1 हम लोग लिख के नहीं दिखाते, पावर अगर m के ऊपर कोई नंबर नहीं इसका मतलब वो 1 है। सेकंड हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 3x² - 7y। यहां पर मैं देखूंगा कि यहां पर वेरिएबल दो x और y दो वेरिएबल है, लेकिन यहां पर x का पावर कितना है, x की डिग्री कितनी है, यहां पर x की डिग्री 2 है, इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, नो। नाउ थर्ड वन, √2x - √5y = 16। यहां पर देख सकते हैं थर्ड में यहां पर भी दो वेरिएबल है x y और दोनों का पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है, तो ये होगा, ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होगा। अगर यहां पर x अंडर रूट में आ गया रहता या y अंडर रूट में आ गया रहता तो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर वो अंडर रूट में आ रहा है इसका मतलब अंडर रूट में आ रहा है इसका मतलब उसका पावर 1/2 हो जाता। क्या हो जाता? 1/2, और 1/2 अगर पावर हो जाता तो हम उसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोल पाते। नाउ फोर्थ वन, 0x + 6y - 3 = 0। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा क्या है, यहाँ पे x y दो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में देखो यहाँ पर x के साथ 0 है और 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा x को तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे वेरिएबल कितना बचेगा? यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक बचेगा। कौन सा वेरिएबल बचेगा? y। और अगर एक y सिर्फ एक वेरिएबल बच रहा है तो हम इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग ऐसे इक्वेशन को बोल सकते हैं जहां पर कम से कम दो वेरिएबल हो और दोनों का पावर कंपलसरी 1 हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x का जो कोएफिशिएंट वो 0 है, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म बचेगा y का, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, नो। फिफ्थ वन, 0.3x + 0y। अगेन y का कोएफिशिएंट 0 है। अगर y का कोएफिशिएंट 0 है इसका मतलब y का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल बचे? एक। तो एक वेरिएबल है, इसका मतलब ये अगेन लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल नहीं होगा। सिक्स्थ वन, 4/x + 5/y = 4। ये होगा क्या? ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा? सोचो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल दो है x और y, लेकिन पावर देखो, पावर यहाँ पर 1 है लेकिन एक्चुअल में 1 है किधर? ये 1 नीचे है, ये 1 यहाँ पर है इसका। जैसे ही मैं x का टर्म ऊपर ले लूंगा उसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम लोग ने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है कि 1/a = क्या होता है? a टू द पावर -1। इसका पावर क्या हो जाएगा? ये 1 का पावर ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? माइनस। और एक बार पावर अगर माइनस में हो गया तो हम इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पर आएगा अगेन नो। नाउ 4xy - 5y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा क्या? वेरिएबल देखो x और y दो ही वेरिएबल है, x और y दो ही वेरिएबल है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें क्या बोले? डिग्री 1 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूंगा फर्स्ट टर्म में तो x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। एक्चुअल में 1 + 1 पावर हो गया टोटल 2। इसका मतलब कि इस टर्म में इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? 2। और डिग्री 2 है तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में डिग्री कंपलसरी क्या होना चाहिए? हम लोगों का 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन को कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्तों? सबसे पहले आपको देखना है कि दो वेरिएबल है या नहीं। दो वेरिएबल मतलब x y हो सकता है, mn हो सकता है, ab हो सकता है, pp हो सकता है, ln हो सकता है, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर हो सकता है। उसके बाद हमें देखना है कि उसका पावर कंपलसरी 1 ही होना चाहिए। अगर उसका पावर माइनस में जा रहा है या उसका पावर फ्रैक्शन में जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। कंपलसरी लीनियर इक्वेशन में पावर 1 ही होना चाहिए। उसके बाद जो कोएफिशिएंट होता है x और y का,
उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों जीरो नहीं होनी चाहिए? अगर उसकी वैल्यू जीरो आ गई, जैसे कि x के साथ जीरो आ गया या y के साथ जीरो आ गया, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और अगर पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया तो वहां पर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। तो हम लोग नहीं बोल सकते कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, नाउ अब हम लोग चालू करेंगे दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने कैसे किया जाए। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहला एग्जांपल लिया है 5x 3y 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x y 2। हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या और y का कोफिशिएंट क्या है। जैसे कि अगर मैं देखूं x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है क्या? यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पर x का 5 है, यहाँ पर x का 3 है, यहाँ पर y का -3, यहाँ पर y का 1 है। जब तक किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर सेम नहीं दिया तो सबसे पहले मेरा क्या काम रहेगा कि कम से कम एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना। या तो मैं x का सेम करूंगा या तो मैं y का सेम करूंगा। सपोज मुझे y का सेम करना है, इसका मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या होगा। और अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फ्रेंड्स देखो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, क्या आएगा 3 into 3 9x plus 3 into y 3y equal to 3 into 2 6। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 को कन्वर्ट कर लिया है इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वहां पर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया है। इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट -3 है, इक्वेशन नंबर 3 में y का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट सेम हो गए, नंबर सेम हो गए, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कर सकता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 3, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 3। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 3 को एक के नीचे एक लिख लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है 5x 3y 8 एंड इक्वेशन नंबर 3 है 9x 3y 6। मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो जिसका मैंने कोफिशिएंट सेम किया -3 + 3, यहाँ पर मुझे बताओ सेम नंबर अपोजिट साइन है, सेम नंबर अपोजिट साइन मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर प्लस करता हूँ तो -3y और +3y क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। और 5x + 9x कितना होगा, 5x + 9x होगा 14x, कितना होगा 14x इक्वल टू 8 + 6 कितना होगा 14। नाउ x को 14 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नाउ x का वैल्यू 1 आ गया, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 में पुट कर देता हूँ। तो 3x + y = 2, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 1, मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस y = 2, 3 × 1 3 प्लस y = 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 2 + 3 उधर जाएगा -3, देन वैल्यू ऑफ y = -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इस तरीके से हम लोग ने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। देन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y = 29। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 5x - y =
18। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x का टर्म होगा, फिर y का टर्म होगा और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट, मतलब इक्वल टू के बाद क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो देखो पहले x का टर्म है, फिर y का टर्म और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में पहला x का टर्म है, फिर y का टर्म और इक्वल टू के बाद क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या सॉल्व? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर x के वेरिएबल को देखूंगा तो भी अलग है, y का भी वेरिएबल यहाँ पर क्या है, अलग है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना है, हमें सेम करना है। तो हम लोग यहाँ पर किसका सेम कर सकते हैं? हम लोग x का भी सेम कर सकते हैं, y का भी सेम कर सकते हैं। लेकिन y का मैं सेम करूंगा तो हमें आसान पड़ेगा। क्यों आसान पड़ेगा? क्योंकि जब मैं x का सेम करूंगा तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 होगा, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 15 होगा। लेकिन अगर मुझे y का कोएफिशिएंट अगर मुझे सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2y। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो क्या होगा, 2 × 5 10x माइनस 2 × y 2y इक्वल टू 18 2 जा 36। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 29 और इक्वेशन नंबर 3 है 10x माइनस 2y इक्वल टू 36। नाउ हम क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। क्या करेंगे, इसे प्लस करने पर देखो क्या होगा, प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम नंबर और अपोजिट साइन हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। सेम नंबर और अपोजिट साइन क्या हो जाता है, हमेशा कैंसिल। नाउ 3x प्लस 10x दिस इज 13x इक्वल टू, नाउ 29 प्लस 36, 9 प्लस 6 कितना होगा, 9 प्लस 6 होगा 15, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, कितना आया 65। नाउ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 65 अपॉन 13। अगर मैं 65 को 13 से डिवाइड करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 5। तो हम लोग फाइनल आंसर को क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स में लिख देंगे। ओके, नाउ हमें x की वैल्यू मिल गई है 5। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हो, 2 में पुट कर सकते हो, 3 में पुट कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखता हूं मैं वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना आया था हमारा 5। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 2। मैं 2 में पुट करता हूं। नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 5x माइनस y इक्वल टू 18, देन 5 x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x की वैल्यू आई है 5 पुट कर देंगे, माइनस y इक्वल टू 18, 5 × 5 25 माइनस y इक्वल टू 18। नाउ ये 25 का साइन यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस साइन किसका, माइनस साइन y का। हमेशा नंबर के पीछे वाला साइन इसका होता है। 25 के पीछे कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का। तो प्लस 25 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 25। तो माइनस y इक्वल टू 18 प्लस 25 उधर गया माइनस 25। तो माइनस y इक्वल टू 18 माइनस 25, प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस करते हो, साइन किसका डालते हैं, बड़े नंबर का। तो 18 में से 25 गया तो 7, और साइन बड़े नंबर का मतलब -7। दोनों साइड माइनस साइन है, दोनों साइड माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारा दोनों वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू हमारा 5 आया, y का वैल्यू 7 आया। If you want screenshot, take SS, okay? तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है हमारा, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन है 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो।
ना अब हम लोग यहाँ पर मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट x का भी कोफिशिएंट और y का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 17 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 15 है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर सेम करने के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको पैटर्न दिख रहा रहेगा, यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा रहेगा कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर y का है और जो यहाँ पर y का है वो यहाँ पर x का है। तुम लोग देखिएगा क्रॉस में जो कोफिशिएंट है वो सेम है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के एग्जांपल आएंगे, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए एक अलग सा मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक बार प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा। फिर एक बार हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करेंगे, अगेन माइनस करेंगे तो हमें एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा और फिर उन दोनों नए इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करने के बाद क्या आता है, 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। ऐड करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। मुझे बताओ 15x प्लस 17x कितना x होगा, 32x। 17y प्लस 15y कितना होगा, 32y। 21 प्लस 11 कितना होगा, 32। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो न्यू इक्वेशन आ रहा है 32x प्लस 32y इक्वल टू 32, ये तीनों का तीनों टर्म 32 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट डिवाइड बाय 32, हम लोग 32 से क्या करेंगे, थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। तो देखो 32 से डिवाइड करने के बाद ये 32 कैंसिल हो गया, x बचेगा, यहाँ पर 32 कैंसिल हो गया, y बचेगा और यहाँ पर 32 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया था, इसे नंबर दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। क्या नंबर दे देते हैं उसे, इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस करने में देखो क्या आएगा, 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन है 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। माइनस अगर मैं माइनस करता हूँ, माइनस करूंगा तो मेरा साइन क्या होगा, यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन का चेंज होगा। यहाँ पर अभी प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो 15x माइनस 17x, 15 माइनस 17 होगा माइनस 2x। 17 माइनस 15, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2y। नाउ 21 माइनस 11, 21 में से अगर मैं 11 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 10। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन किससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है हमारा 2 से। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो हम लोग इक्वेशन थ्रू आउट किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। नाउ थ्रू आउट डिवाइड बाय 2। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस x। 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस y। 2 के डबल में 10 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 5। इससे मैं कंसीडर करता हूं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया था, इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करता हूं। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस y इक्वल टू 1 और इक्वेशन नंबर 4 है माइनस x प्लस y इक्वल टू 5। तो मुझे बताओ यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन आपको दिख रहा है क्या, देखो x का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर x का साइन माइनस है। इसका मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और y प्लस y 2y, 1 प्लस 5 6।
तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 3। वैल्यू कितनी आ रही है y की 3। अब y की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 2 3 4। हम लोग y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे सबसे आसान इक्वेशन क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे आसान इक्वेशन कौन सा है 3 है। तो मैं वैल्यू ऑफ y कहां पर पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 3 में। तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा? x प्लस y इक्वल टू 1। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इक्वल टू 1। ये 3 प्लस यहाँ पर उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस 3। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 2। वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? माइनस 2। ठीक है, एक और वापस से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा था कि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर y का है और जो ऊपर y का है वो यहाँ पर x का है। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न दिखेगा आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरा इक्वेशन आ रहा है 32x + 32y = 32। बाद में मैंने थ्रू आउट किससे डिवाइड किया? 32 से। 32 से थ्रू आउट डिवाइड करने के बाद मेरा जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? x + y = 1। इसे मैंने नंबरिंग कर दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यू इक्वेशन आया -2x + 2y = 10। फिर मुझे दिख रहा है कि पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है, मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। -x + y = 5। इसे मैंने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 4। नाउ मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद +x - x कैंसिल हो गया, y + y 2y = 1 + 5 6। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। अब y की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे 1 2 3 और 4। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे आसान दिख रहा है कि आसान कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर मैंने y = 3 पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद x की वैल्यू कितनी है मेरी? -2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल्स देखे। इसके बाद है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।